सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, फिर से सामान्य अध्ययन के मैं टॉप 30 क्वेश्चंस आपका लेकर आ गया हूं, जो कि आपका आगामी जो एग्ज़ाम होना है, आपका जूनियर आपका एडेड एग्ज़ाम भी प्रस्तावित हो गया है। प्रस्तावित क्या, डेट एकदम फिक्स को हो गई है। तो 17 अक्टूबर को और आपका 19 सितंबर को आपका जीआईसी लेक्चर का भी एग्ज़ाम है। वहाँ भी आपको सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका यूपीएसआई जो आगामी आने वाला लेखपाल भर्ती में तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो टॉप 30 क्वेश्चंस मैं बार बार आपको डेली में आपको दे रहा हूँ। आप इनको रटते जाइए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिलेंगे। एकदम हूबहू तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्हीं से मिलता जुलता भी आपको मिल सकता है। हो सकता है एकदम से हूबहू ऐसा प्रश्न आ जाए। तो हमारा एक उद्देश्य ये है कि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना। तो चलिए दोस्तों, आइए फिर हम प्रैक्टिस कराते हैं अगले मॉडल पेपर में। तो पहला हम क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, घाव भरने के लिए सहायक विटामिन है। तो घाव भरने में जो सहायक विटामिन होता है वो कौन सा होता है, उसको हम क्या नाम बोलते हैं, तो बताइए। तो घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन सी, यानी आंसर नंबर आपका बी। तो विटामिन सी को हम और क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। और यही एक विटामिन सी रहता है जो कि घाव भरने में सहायक होता है। और विटामिन सी से जो कि बहुत पूछता है हमेशा, कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। और इसमें हड्डियों का वजन कम हो जाता है, ये भी आपका विटामिन सी की ही कमी से होता है। और इस विटामिन को बढ़ाने के लिए, यानी इस विटामिन की पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए, खट्टे चीज़, यानी जैसे नींबू हो गई, संतरा हो गए, टमाटर हो गए, बहुत ही उपयोगी होते हैं। और विटामिन ए से कौन सी कमी होता है, रतौंधी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। यानी सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बहुत ही स्पीड में चलेंगे क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चंस है और सभी विषयों से सम्मिलित है इसमें क्वेश्चन। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा प्राचीन नगर है वो, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या आपका श्रावस्ती। तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यानी जो पाटलिपुत्र प्राचीन नगर है, यहाँ से कुम्हार के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। यानी इलियन के अनुसार, जो इलियन आपके जो इतिहासकार थे, उन्होंने सूसा और एकबेटना के राजा प्रसाद, यानी राजा प्रसाद यानी महल को बोलते हैं राजप्रसाद, तो वहाँ से जो भव्यता प्राप्त की गई है राजप्रसाद से, जो पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था। और ये पटना के जो समीप है, जिसको एक जगह का नाम है बुलंदी बाग, बुलंदी बाग भी है, और उसी के बगल में है आपका कुम्भरहार। तो कुम्भरहार जो कि वही पाटलिपुत्र यानी प्राचीन नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके कुम्भरहार से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो कुम्भरहार का अवशेष प्राप्त हुआ है, यहाँ पे विशाल भवन जो है लकड़ी के बने हुए थे पहले। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगियों के स्कोर का औसत 87 पॉइंट था। यदि दो शीर्ष प्रतियोगी जिनके स्कोर का अंतर 2 पॉइंट था अनुपस्थित हों, तो औसत कितना हो जाता है भैया, 85 पॉइंट हो जाएगा। तो शीर्ष स्कोर था, तो आइए थोड़ा सा हम इसको हिंट देते हैं। तो 8 प्रतियोगियों का कुल पॉइंट कितना है, 8 गुणे 87 निकाल लीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, 696। और 6 का निकाल लीजिए भी, 6 गुणे 85 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 510। फिर 696, यानी 2 प्रतियोगियों को निकालिए, फिर 696 माइनस आपका 510 बराबर 186। और 2 का फिर निकालिए, कुल पॉइंट निकालिए, यानी कितना आ गया आपका 86, यानी 186। अब आपका 2 प्रतियोगियों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, यानी 94 प्लस आपका 92 कितना हो गया, 186। यानी शीर्ष प्रतियोगी का अंतर कितना आ जाएगा, 94, यानी 2 के अंतर ही देखना है। तो आंसर नंबर आपका सी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित जो केंद्र था वो किससे संबंधित थे।
तो गुप्त काल में क्या होता था? कपड़े का निर्माण करना इस काल का प्रमुख उद्योग था, ये याद रखिएगा। यानी कपड़े का निर्माण करना ही इस काल का प्रमुख उद्योग था। जैसे आपका अमरकोश में क्या पाया गया है? अमरकोश में कताई बुनाई होते थे, हथकरघा, धागे आदि का संदर्भ इसी विषय में ज्ञात हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वस्त्र उत्पादन, यानी आंसर नंबर आपका ए। 272 का होल स्क्वायर है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग, यानी वो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो दोनों का आप वर्गमूल निकाल ही लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको मैं आंसर दे रहा हूँ सीधा सीधा 240। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो बताइए, आंसर दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, क्योंकि उस समय पैदावार का कितना प्रतिशत लेते थे अलाउद्दीन? 50%, जिसको हम खराज के नाम से जानते थे। किस नाम के जानते थे? खराज के नाम से जानते थे। और ये पहला सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन ये पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर, भूमि की पैमाइश भी कराया और मशाहत, जिसको मशाहत बोलते हैं, वास्तविक आय लेना एक लगान निश्चित किया। तो यानी अलाउद्दीन ने क्या किया कि एक भूमि, एक बिस्वा को एक इकाई मान लिया और उसमें अलाउद्दीन और दो एक नवीन कर लगाए। पहला तो चराई कर कि भैया जो आपके पशु चरेंगे उसका भी हम कर लेंगे। तो बहुत ही अति किया अलाउद्दीन खिलजी ने, चराई कर भी लगाया। और जो दुधारू पशु पे लगता था, यानी जो पशु दूध देगी उसी पे चराई कर लगता था, ये याद रखिएगा। और घरी कर भी लगाया, जो घरों पर लगाया जाता था। यानी अलाउद्दीन ने क्या लगाया? एक चराई कर भी लगाया और क्या लगाया? घरी कर, यानी घर में जो लगता था। तो किस सुल्तान ने खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो दोस्तों नहीं से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा। नहीं हो तो बहुत ही ध्यान से आपको आंसर देना है। तो किसका योगदान होम रूल लीग में नहीं था? तो सबसे पहले हम बात करते थे किसका किसका था और किसका नहीं था। तो बाल गंगाधर का था, एनी बेसेंट का था, सुब्रमण्यम अय्यर का था, यानी इन तीनों का था और टी.एस. अल्काल्ट का नहीं था। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। तो टी.एस. अल्काल्ट का किसकी स्थापना की थी? इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? 1916 में, यानी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अप्रैल 1916 में किया गया था। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम आपको इंगित करना है। तो आइए सही क्रम इंगित करते हैं। तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड कब हुई थी? फरवरी 1922 को। फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया कब गया था? बताइए दोस्तों। 4-5 फरवरी दोनों आपको मिलेंगे। तो 4 फरवरी 1922 को। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कब किया गया? 12 फरवरी 1922 को। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई? 10 मार्च 1922 को। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो 1 2 3 4 एकदम क्रम से ही चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो जहाँ पर सर्वाधिक भी हो और न्यूनतम भी हो, दोनों हमको देखना है। क्या देखना है? मेन अनुसूचित जाति का देखना है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। और सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में। तो यही आपका आंसर मिल गया। देखिए 2011 का जनगणना आप लोग रट लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन उससे आने ही आने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है, तो कहाँ भेजा जाता है? तो ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने में है? 71 क्लास फर्स्ट में है।
तो इसमें क्या दिया है 71 क्लास फर्स्ट में कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी निपटारा होगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न कोई भी निपटारा होगा या विवाद होगा तो उसका हम कहाँ भेजेंगे, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में भेजेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम आपका कौन सा है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य आत्मसमर्पित करते हैं। तो यही है ना आपका वो प्रस्तावना में दिया गया है। तो यही आपका पहला वाला, यानी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है, तो यहाँ हमको ध्यान देना है, जो असत्य है उसे हमको छांटना है। तो आइए छांटते हैं कौन सा। मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूहों के कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु के आधार पर, तो ये आपका सही है, यानी आपका सत्य है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, तो ये भी आपका सही है। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों में भी ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल सही है आपका। मुद्रा प्रसार की दर नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों में और क्या है आपका घटना नहीं है, नहीं, यही आपका क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका डी। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, तो भारत में जो बेरोजगारी होते हैं अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी होती है, स्ट्रक्चरल होते हैं, यानी संरचनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप, पादप का मतलब फसल, तो कौन सा है भैया मुख्य फसल जो हरित क्रांति में है, जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमेर गेहूँ या मैक्सिकन गेहूँ, तो कौन सा है। ये हरित क्रांति कब आया था, 1960 में, और इसके स्वामीनाथन थे, नॉर्मन बोरलॉग जो कृषि वैज्ञानिक थे। तो कौन सा था, तो मैक्सिकन गेहूँ, ये याद रखिएगा, वह ड्वार्फ चावल की उन्नत किस्म है ये। तो मैक्सिकन गेहूँ यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, कैडमियम, तो यही आपका नहीं आता है। बाकी प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम सभी आते हैं, बस कैडमियम ही आपका नहीं आता है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए। तो कैडमियम जो है शीतलक के रूप में प्राप्त किया जाता है, ये शीतलक की श्रेणी में आता है। लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी, तो किसने की थी, तो लिंग सहलग्न का कर्ता की खोज है 1910 में, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। तो सबसे पहले इन्होंने खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो कौन से राज्य में जो है शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, छत्तीसगढ़। तो पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही है, छत्तीसगढ़, तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 972, यानी 972 है। और फिर इसके बाद 969 का नंबर आता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में 846, हरियाणा में 834। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से वृद्धि होती है, तो पर्यावरण में जो वृद्धि होती है ग्रीन हाउस के प्रभाव से, किसकी वृद्धि होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के कारण, या उपरोक्त में से आपका कोई नहीं। तो किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका मेरठ में स्थित है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, मेरठ कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है। इसका उद्घाटन हुआ था यानी 2002 में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी, मेरठ। ये सूची दिया गया है दोस्तों, इसको छांटना है हमें, यानी क्रम मिलाना है सूची में। यानी हवाई अड्डा है, और हवाई अड्डा किस ज़िले में स्थित है,
या उसका नाम क्या है? तो लखनऊ के हवाई अड्डे को हम क्या नाम जानते हैं? अमौसी। यानी लखनऊ के अड्डे को क्या जानते हैं? जगह का नाम है अमौसी। वाराणसी कहाँ है? वाराणसी के हवाई अड्डे का क्या नाम है? बाबतपुर में हवाई अड्डा है वाराणसी का। और कानपुर में कौन सा है बताइए? कानपुर में चकेरी में है, तो थोड़ा सा गलत हो गया, कानपुर में चकेरी में है। और खेरिया जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है? वो आगरा में है। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग खुद ही बहुत समझदार हैं। तो खेरिया कहाँ है? ये आगरा में है। ये ऐसे क्रम हो गया है, तो आप लोग क्रम ऐसे मिला लीजिएगा। धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया भैया कहाँ का लोक नृत्य है बताइए? ऑप्शन है अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या रोहलखंड। आप लोग दीजिए ऑप्शन। तो धुरिया जो लोक नृत्य है कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का। अब बुंदेलखंड की बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रजापति लोग होते हैं स्त्री के वेश में करते हैं। यानी जो धुरिया नृत्य होता है वो प्रजापति लोग करते हैं, और किस वेश में करते हैं? स्त्री के वेश में किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो कहाँ प्रस्तावित है विश्व का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक प्लांट? आपका कमुथी में। तो कमुथी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तो आंसर नंबर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम दर से तथा कुछ चावल की मात्रा 24 रुपये केजी खरीदा। उसने उन दोनों को मिलाकर 21.60 प्रति किलोग्राम भाव से बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ? 20% का। तो मिश्रण में दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात कितना था? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन। तो आपको हम सीधा आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यानी बी आपको मिल जाएगा, 2 अनुपात है आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। तो माही नदी। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, और गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। तो मध्य प्रदेश के खांदो नामक स्थान से निकलती है ये। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा शहर जिसको हम सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहते हैं? तो कौन सा शहर है आपका? यानी मेल्टिंग पॉट की बात की जा रही है। दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि दिल्ली जो है विविध संस्कृतियों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यानी पूरे भारत के लोग काम की तलाश में कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको हम घुलन केंद्र भी कहा जाता है, यानी जिसको हम मेल्टिंग पॉट भी कहते हैं, यानी सांस्कृतिक घुलन केंद्र। ऑप्शन नंबर आपका डी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1942 में गांधी जी के साथ ये भी कद्दावर नेता थे अपना ये। तो इन्होंने बहुत ही कर्मठशील व्यक्ति थे ये। तो पहला हम भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, या उनको कांग्रेस कार्यप्रणाली का सदस्य बनाया जाना। तो सबसे मेन पहचान क्या थी? यानी भारत छोड़ो आंदोलन में वो एक सक्रिय भूमिका निभाए थे। और ये हजारीबाग जेल में ये बंद थे, वहाँ से चुप्पे चुप्पे पता नहीं कैसे वो जेल के अंदर से ही सुरंग बनाकर वो भाग गए थे। बहुत ही कद्दावर थे एकदम से ये जेपी नारायण। बहुत ही भूमिका निभाई थी। फिर यहाँ पे जाके आंदोलन किया इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन के में भाग लिया। तो यही आपका इम्पोर्टेंट है, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो आइए ऑप्शन में, परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, या बैंकों का समापन। तो सभी आपका सही है। शाखा विस्तार भी करता है, बैंकों का विलय भी करता है रिजर्व बैंक, परिसंपत्तियों की तरलता भी करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए। यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो आइए नीचे देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नवंबर 2017 में अमेरिका की लॉस वेगास में आयोजित मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था बताइए दोस्तों?
डेमी लेलेन पीटर्स ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, जो कि ये 22 साल की थी और ये कहाँ की थी, साउथ अफ्रीका की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थल सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था? तो मोदी जी ने 8 अक्टूबर 2017 की बात है ये, 17 को गुजरात के वड़नगर में सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। तो वड़नगर आपका, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, वड़नगर गुजरात। 6 से 11 नवंबर 2017 के मध्य संपन्न संप्रीति नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो 7वां जो है संप्रीति संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच। तो बहुत ही हमने स्पीड में लिया दोस्तों, बस आप लोग का प्रैक्टिस होना चाहिए। बस मेरा एक मकसद ये है कि आप लोग को खूब ज़्यादा मैं प्रैक्टिस दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का। तो अगर आपको दोस्तों पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।